प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। पेन एंड पेज नहीं रखा है तो अपने साथ रख लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, जो डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा, उसे आप नोट करते रहना। डायग्राम्स को बनाने का फ़ायदा आपको ये भी मिलेगा कि प्रीलिम्स के लिए तो हम देखो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन मेंस में कई बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे इन डायग्राम्स को आप बना के ना एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं और कुछ उससे एक दो नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। टारगेट अल्टीमेटली दो प्रीलिम्स का है। एक और बात, अभी तक अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म हो गया है। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद, जैसा मैंने आपको बताया था, क्लाइमेटोलॉजी, अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं और उसके बाद हम ओशियनोग्राफी शुरू करेंगे। आइए समझते हैं कि अब हम इसमें कितनी चीज़ें करने वाले हैं। और एक और बात, प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप में से कोई भी बच्चा जिसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है एंड उसे दिक्कत हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे तैयारी करें, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं इतना कुछ कैसे मैनेज करूं, आप मेरी गाइडेंस में, मेरे अंडर, मेरी मेंटरशिप में तैयारी कर सकते हैं, जहां पे डायरेक्शन मेरा होता है, मेहनत आपकी होती है और हम दोनों मिल के आपके प्रीलिम्स के लिए मेहनत करते हैं। उससे फ़ायदा ये रहता है कि आप मिसमैनेजमेंट से बचते हैं। मिसमैनेजमेंट से बचने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आइए आते हैं आज के इस टॉपिक पे। हमने पढ़ा है अभी तक जियोमॉर्फोलॉजी, जो हमने ख़त्म कर दिया। नाउ दिस इज डन, ये ख़त्म हो चुका है। जहाँ पे हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा देखा था कि लिथोस्फीयर में चीज़ें कैसे होती, एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक अब शुरू हो रहा है, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। और जब हम क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म कर लेंगे, देन वी विल बी गोइंग टू ओशियनोग्राफी। बट फिलहाल मैं आपसे ओशियनोग्राफी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं प्राइमरी इंटरेस्टेड हूँ क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी में अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना होगा क्लाइमेट के बारे में। तो व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस जनरली सेलेक्ट फॉर द 30 ईयर्स। वेदर कंडीशंस बेसिकली ये डिनोट करती हैं कि डे टू डे आपकी आपकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है। अब तो घुमा फिरा के अगर मुझे क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है और इन जनरल वेदर के बारे में पढ़ना है, वेदर का जो एवरेज है दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दिस थिंग। ठीक है। तो वेदर का एवरेज क्लाइमेट, क्लाइमेट और वेदर के जो इसीलिए कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मोर और लेस सेम ही रहते हैं। ठीक है। क्लाइमेट एंड वेदर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसलिए सेम ही होते हैं। वेदर का एवरेज बन गया क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे अगर क्लाइमेट को बहुत अच्छे से समझना है तो कुछ बेसिक चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। सबसे पहले जहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज़ एटमॉस्फेयर, तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कि इनके परसेंटेज वाइज क्या है। उसके अलावा फिर मैं एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं उस एनवेलप ऑफ एयर के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे मैं अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, और कैसे डेफिनेटली ये ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर रही है इसके बारे में मैं बात करूँगा। थोड़ा सा इसके बारे में जब मैं बात कर लूँगा तो मैं कंटेंटेड तो रहूँगा नहीं, क्योंकि दिस इज़ इन जनरल अबाउट द एटमॉस्फेयर। बट व्हाट अबाउट द टेम्परेचर? तो मैं थोड़ा टेम्परेचर के बारे में पढ़ूँगा। तो जब मैं टेम्परेचर के बारे में पढ़ूँगा तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में जानना चाहूँगा। ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा। तो इसमें जो अलग अलग फैक्टर्स हैं कि इंसोलेशन का क्या रोल है, अर्थ के इंक्लिनेशन का क्या रोल है, एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें मैं जानूँगा। टेम्परेचर के बारे में जानने के बाद आई वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रेशर कंडीशंस ऑन द अर्थ। अच्छा, यहाँ पे जब मैं पढ़ूंगा तो मैं आइसोथर्म्स के बारे में भी पढ़ूंगा। ठीक है। तो नाउ अब मेरे को प्रेशर कंडीशंस जाननी है। क्यों जाननी है? बिकॉज प्रेशर कंडीशंस चेंज होने के चलते ही द एयर स्टार्ट्स मूविंग। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे विंड मूव करती है।
ठीक है, एयर मूव करती है और मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में जानूंगा तो इसके भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानूंगा, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, प्रेशर सिस्टम्स ऑफ द अर्थ, इसके बारे में भी जानना चाहूँगा। एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर। लेकिन अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात ना करूं, दैट इज़ द वाटर वेपर दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर, तो पूरी बात तो बनेगी नहीं। ह्यूमिडिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल ऑल्सो, तो मुझे रेनफॉल भी समझना पड़ेगा, एंड डिफरेंट कंडीशंस, ये सारी चीज़ें जानूंगा। अब जब मैं इन चीज़ों को स्टडी कर लूँगा तो ये चीज़ मुझे हेल्प करेगा क्लाइमेट को समझने में। तो वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में मैं जानूंगा। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसी होती है, एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानूंगा। आज हम इस टॉपिक को और इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। These two topics will be covered. Then I will be taking up the pressure systems, then humidity, then climate. ठीक है, तो ये ब्रॉड ओवरव्यू है क्लाइमेटोलॉजी का। अब अगर आपने इतनी चीज़ अच्छे से समझ ली तो ओशियनोग्राफी को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो होते हैं, क्लाइमेट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द ओशियन करेंट्स। वहाँ से मैं लिंक करके दिखाऊंगा कि ओशियन करेंट्स के लिए को समझना कितना आसान है, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट आते हैं हमारे पीडीएफ पे। द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। मिक्सचर ऑफ गैसेज, आई एम सेइंग इट एज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। किस तरीके की गैसेज? जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, एटसेट्रा। तो इन सभी का मिक्सचर है, मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिक्सचर का एक सीधा सा मतलब है, हम यहाँ पे वर्ड हमने कंपाउंड यूज नहीं किया, हमने मिक्सचर यूज किया। इसका मतलब है कि ये गैसेस जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये सब अपनी इंडिविजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज रिटेन कर पा रही है। वाटर वेपर, दैट इज वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द वेपर फॉर्म और द गैसियस फॉर्म। इन जनरल आप पानी के बारे में बात करें तो हम लिक्विड वाटर की बात करते हैं कि वाटर इज अ लिक्विड, बट व्हेन इट इज इन द गैसियस फॉर्म वी से इट एज दिस इज द वेपर ऑफ वाटर। एंड देन दी डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब छोटा, डस्ट, धूल कंकड़। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर के पास आपके इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी पावर होती है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को लिफ्ट कर सकता है, तो वो आपके एटमॉस्फेयर में रहता है। सो द एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। नाउ ये आपका एटमॉस्फेयर, दिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ। क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आप पानी के अंदर चले जाते हैं एंड आप कोशिश करते हैं बाहर आने के लिए, आपको कोई निकलने नहीं देता है, तो आपको तुरंत एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन आपको चाहिए वो आपको इस एटमॉस्फेयर में मिलता है। उसके अलावा आपको अगर सूरज की यूवी रेज से बचना है तो भी आपको एटमॉस्फेयर काम आएगा। उसके अलावा प्लांट्स जिसको हम खाते हैं, डेफिनेटली कंज्यूम करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस करने का मौका नहीं मिलेगा तो भी आपको दिक्कत होगी। सो एटमॉस्फेयर हेल्प यू इन एन नंबर ऑफ वेज। क्लाइमेट एंड वेदर, डेफिनेटली 99% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास लाइज विद इन 32 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, ठीक है। अब इस धरती पे लगभग 32 किलोमीटर तक, धरती के अराउंड लगभग 32 किलोमीटर तक आपका 99% ऑफ एटमॉस्फेयर मास एग्जिस्ट करता है। उसके ऊपर भी जाता है, बट 32 किलोमीटर तक आते आते इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है एटमॉस्फेयर मास का, वो यहाँ पे आता है। मास की बात करें, इट विल बी हैविंग सम वेट। अब ये एटमॉस्फेयर क्यों है? बिकॉज वी हैव अ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज समथिंग विच अट्रैक्ट्स, तो चीज़ों के पास मास होता है तो फिर वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा 32 किलोमीटर तक का जो एटमॉस्फेरिक मास है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो ग्रेविटी से अट्रैक्टेड है। तो ग्रेविटी से अट्रैक्टेड है तो वो
विद इन द 32 किलोमीटर्स सिमट के रह जाता है, ठीक है। इट अलाउज शॉर्टर वेव रेडिएशन टू इंटर इट, ठीक है। तो इंसोलेशन को ये अंदर आने देता है, दे आर दी शॉर्ट वेव लेंथ्स एंड रीच अर्थ सरफेस बट नियरली ओपेक टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसके बारे में हम बात करेंगे कि जब वो धरती से के ऊपर आती है इंसोलेशन, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है, जब धरती एब्जॉर्ब कर लेती है, जब उसे रेडिएट करती है, जब वो हीटिंग सरफेस हो जाता है, हीट करता है तो रेडिएट करती है, तो देन दैट इज द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड दस कीप द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन इट वुड बी अदरवाइज। सो एटमॉस्फेयर हमारा एज एन ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है एंड देर इज नो क्लियर कट अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि और स्पास और स्पास और स्पास और रेरिफाइड होता जाता है ऊपर, ठीक है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर मैं एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें दो टाइप की गैसेज होती हैं। एक होती हैं आपकी परमानेंट गैस, एक होती है वेरिएबल। परमानेंट गैस कौन? जिसका परसेंटेज मोर और लेस हमेशा सेम रहता है। वेरिएबल कौन? जिसका परसेंटेज चेंज होता रहता है। तो उन परमानेंट गैसेज में जो प्रोमिनेंट गैसेज हैं वो है नाइट्रोजन, वो है ऑक्सीजन, आर्गन, इस टाइप की गैसेज जो आपकी परमानेंट गैसेज हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, इसका परसेंटेज है 78%, ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 21% के आसपास है एंड आर्गन इज 0.93%। नाइट्रोजन, इसका अपना यूसेज है दैट इट डाइल्यूट्स ऑक्सीजन, स्लोज डाउन द कंबसन एंड दिस इज एसेंशियल फॉर योर प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप आजकल जो जिम वाले बोलते हैं ना प्रोटीन खाना है प्रोटीन खाना है, उस प्रोटीन में जो सब बहुत बड़ा रोल है बनने का वो नाइट्रोजन का है। दिस मच इंपॉर्टेंट इज द नाइट्रोजन, ठीक है। ऑल्दो वो डायरेक्टली नाइट्रोजन वैसे गैस वाइज नहीं खाते हैं, ठीक है, दे ईट इट इन द फॉर्म ऑफ सम फूड, बट नाइट्रोजन का जो उसके लिए जो उसमें अवेलेबल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। देन ऑक्सीजन, दिस इज वाइटल फॉर रेस्पिरेशन, जो आप सांस लेते हैं, एंड जलने के लिए। और यही एक रीजन है, कई बार अगर आप देखेंगे तो आप लाइक लेट्स से दिस इज अ ग्लास, यहाँ पे इसमें अगर मैं कोई कैंडल रख दूँ और मैं ऊपर से बंद कर दूँ तो वो कैंडल बुझ जाएगी। वो बुझ क्यों जाएगी? वो बुझ इसलिए जाएगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। तो कंबसन में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। देन दिस इज नेग्लिजिबल एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, दिस इज एन डेटा आप याद कर सकते हैं। आर्गन इज द इनर्ट नोबल गैस एंड इट हैज़ इट्स ओन इंडस्ट्रियल यूसेज, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, लाइक नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा 0.98%, वाटर वेपर अप टू 2%. Coming next, we have the variable gases. Variable gases as in water vapor, carbon dioxide, ozone, ये थोड़े से prominent हैं। वाटर वेपर, इसका परसेंटेज 0 से 4% वेरी करता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल गैस एंड दिस कंट्रोल्स वेदर, क्लाउड, रेनफॉल, क्योंकि ये वाटर वेपर ही है, जितना ज़्यादा मौजूद होगा उतनी ज़्यादा बारिश होने के चांसेस रहेंगे। बारिश होगी तो ऑब्वियस ही बात है क्लाउड फॉर्मेशन होगा, हुआ ही होगा, तो उससे रिलेटेड है ये, एंड वहाँ पे इसका रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। देन इट एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड रेडिएशन, दस रेड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन दैट इज रीचिंग द अर्थ। जो ऊपर से आपकी सन की जो रेज आ रही हैं उसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन को कहते हैं हम क्या? इंसोलेशन। तो ये उसको एब्जॉर्ब करता है परसेंटेज ऑफ इट। एंड देन उसके अलावा ये अर्थ की जो हीट रेडिएट करती है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। दिस प्रिजर्व द अर्थ्स रेडिएटेड हीट, सो इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नीदर टू बिकम टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो वाटर वेपर अगर नहीं होता तो अर्थ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कुछ अलग होती। वाटर वेपर का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एल्टीट्यूड के साथ ये डिक्रीज करता है। सो जैसे जैसे हमारी जो धरती है, जैसे जैसे हम अपनी धरती में ऊपर जाते जाएंगे, मेरे को जो वाटर वेपर की क्वांटिटी है वो घटती चली जाएगी। इस चीज़ को समझना थोड़ा सा आप, क्यों ऐसा हो रहा है ऐसा। ये है आपकी प्यारी धरती। अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे पानी पड़ेगा, यहाँ पे मतलब आप लेट्स से दिस यू आर सीइंग दिस पैसिफिक ओशन एंड इवन इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं अच्छा खासा एक रीजन है जो कि सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। अब ये ओशन है, इसमें
सूरज की किरणें पड़ रही हैं, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो दे आर गोइंग टू चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर, चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर, कन्वर्टिंग इट फ्रॉम लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में है, इस लिक्विड फॉर्म को ये एनर्जी दे रहा है। सो क्या कौन सी एनर्जी दे रहा है? दैट इट इज गिविंग इट द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, latent heat of vaporization। अब जब इसे latent heat of vaporization दे रहा है तो ये जो लिक्विड है, इसके जो ऊपर वाली सतह है, they will break free, ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो they will break free and this liquid water will convert into what? Water vapor। तो इसी चीज के लिए अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा सोर्स कहाँ है? तुम्हारा सोर्स तो नीचे ही है, सी लेवल पे है, या फिर आपके रिवर्स होगा से जो भी इवापोरेशन हो रहा होगा, लेकिन मेन सोर्स तो आपका ओशन ही है। तो तुम जितना जितना अपने सोर्स रीजन से दूर जाते जाओगे, तुम्हें उतनी ही ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा सोर्स दूर हो गया। अब तुम्हारा सोर्स दूर हो गया तो तुम्हें उतना वाटर मिलेगा नहीं, वाटर वेपर मिलेगा नहीं। इसलिए धरती के पास में तुम्हें वाटर वेपर ज़्यादा मिलेगा, ऊपर कम मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है। सो दिस डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, इट ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। इक्वेटर टूवर्ड्स दी पोल मतलब कि ये जो हमने इक्वेटर की बात की थी आपसे, यहाँ से निकल के आता है, ठीक है, यहाँ से लेके ये समथिंग लाइक दैट, ये इसके इक्वेटर बीच में से ऐसे ऐसे होते हुए आता है। तो इस इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इट डिक्रीजेस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देन मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव, it absorbs long wave radiation and this is a major greenhouse gas। what is the meaning of greenhouse gas? greenhouse gas का मतलब सीधा सा ये हीट ट्रैप करती है। और इसीलिए देर आर रेगुलर दी कन्वेंशंस जो आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं कि COP कन्वेंशंस वगैरह हो रही है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड रोक दो, कम कर दो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात जरूर होती है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुए ये कन्वेंशंस का ज़्यादा मीनिंग रह नहीं जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो उतना ज़्यादा हीट को रिटेन रखेगा, उतना ज़्यादा वो हीट को रिटेन रखेगा, उतना ही ज़्यादा हमारी धरती गर्म होगी, उतनी ही ज़्यादा धरती हमारी गर्म होगी, उतने ही आइस कैप्स पिघलेंगे, उतने ही आइस कैप्स पिघलेंगे, सी लेवल बढ़ेगा एंड यू विल बी सीइंग द एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशंस। सो कार्बन डाइऑक्साइड का ये रोल है। देन वी हैव दिस ओजोन। ओजोन का जो प्राइमरी कंसंट्रेशन है दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड दिस एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेज। ये यूवी रेज जो हमारी सन की जो शॉर्ट वेव्स आते हैं उसमें से एक कंपोनेंट होता है यूवी रेव्स का, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज अगर आपकी स्किन पे पड़ेंगी तो आपकी स्किन में कैंसर्स वगैरह, स्किन कैंसर वगैरह आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे ये धरती तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए ओजोन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अलग बात है। टुडे वी टॉक अबाउट द ओजोन होल ऑल्सो एंड दिस इज अगेन ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेट। Then we have the trace gases like methane, neon, helium, hydrogen, krypton, which is important in atmospheric chemistry. Now please note that the composition of the air, it is never constant and it varies from time to time and from place to place. तो अगर मैं आपसे बोलूँ इवन दिल्ली और शिमला को भी कंपेयर करूँ और मैं आपसे बोलूँ कि भैया कंपोजिशन ऑफ एयर इज सेम, नो, थोड़ा मोड़ा किसी ना किसी गैस का परसेंटेज ऊपर नीचे होगा। जो हमने आपको नंबर बताया दैट इज एन अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज। सो इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जनवरी में चीज़ें अलग हो सकती हैं, जुलाई में चीज़ें अलग होती हैं, मानसून के टाइम में चीज़ें अलग हो सकती हैं, बारिश जब हो रही होगी तो वाटर वेपर बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंज हो गया, जब बारिश नहीं हो रही होगी तो ड्राई कंडीशंस होंगी, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंज हो गया। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम इट वेरीज, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट वेरीज, बट वो चेंजेस अक्सर कई बार नेग्लिजिबल होते हैं। जब वो चेंजेस बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करने लायक होते हैं तो वो एक अलग ही क्लाइमेटिक जोन बना देते हैं, जिसके बारे में हम क्लाइमेट वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल अभी आप समझ लीजिए कि कंपोजिशन इज नेवर कांस्टेंट एंड इट कीप्स ऑन वेरिंग। देन लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर मैं अपने एटमॉस्फेयर की बात करूं तो सबसे पहली चीज जो आपको नोट करने वाली है कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज हाईएस्ट एट द अर्थ सरफेस एंड गोज ऑन रैपिडली डिक्रीजिंग अपवर्ड। वैसा हो क्यों रहा है? दिस वॉज अगेन बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया था, डेंसिटी जो आपकी एटमॉस्फेयर की है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है जितना आप क्लोजर टू द सरफेस जाएंगे, जितना दूर जाएंगे, बिकॉज विद द हाइट जी डिक्रीजेस।
और जी डिक्रीज करेगा तो वो एटमॉस्फेयर को उतना होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो बेक फ्री हो सकती है उससे। तो इसीलिए जैसे जैसे हम धरती से जो दूर चले जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी कम होती चली जाती है, एंड इट गोज ऑन रैपिडली डिक्रीजिंग अपवर्ड। नाउ एटमॉस्फेयर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स, दैट इज द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के 2 पार्ट होते हैं, दैट इज द आइनोस्फियर एंड देन दैट इज द एक्सोस्फियर। सो आते हैं थोड़ा सा हम एटमॉस्फेयर की लेयर को समझ लेते हैं। Let us try to understand the layers of the earth. Let's say this is the surface of the earth, ठीक है। धरती के सरफेस के ऊपर जो पहली लेयर आती है वो आपकी होती है ट्रोपोस्फियर। दिस इज ट्रोपोस्फियर। यहां से यहां तक आप हो सकता है मुझसे ये जरूर बात बोलोगे कि सर ये टेढ़ी क्यों है। ये टेढ़ी इसलिए है क्योंकि अगर मैं पोलर रीजन की बात करूंगा, धरती के पोल्स के बारे में बात करूंगा, तो दिस इज एक्सटेंडेड अप टू 8 किलोमीटर एट दी पोल, एंड अगर मैं इक्वेटर की बात करूंगा तो दिस एक्सटेंड्स अप टू 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। सवाल बन जाएगा कि रीजन क्या है भैया। तो पहली चीज तो आपको पता है कि पोल पे जी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। दूसरी चीज, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स इसका एक्सटेंशन इक्वेटर पे ज्यादा होता है। तो ये है आपकी ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इस ट्रोपोस्फियर के बाद जो अगली लेयर आती है दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर। ये लेयर धरती के सी लेवल से अगर मैं ऐसे मेजर करेंगे तो दिस एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर, अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये यहाँ से लेके अप टू 50 किलोमीटर तक ये एग्जिस्ट करती है, दैट इज योर स्ट्रेटोस्फियर। आपकी जो ओजोन है वो यहीं मिलेगी आपको, इसी स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। आपके जो जेट्स वगैरह हैं वो यहीं फ्लाई करेंगे, लेकिन जो आप क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं वो आप करते हैं ट्रोपोस्फियर में। देन स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर तक जाएंगे, अगर हम थोड़ा सा और हम चले जाएंगे ऊपर तो हमें अप टू 80 किलोमीटर मिलता है क्या, दैट इज द मीजोस्फियर। और मीजोस्फियर के बाद फिर नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज द थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर का जो लोअर पार्ट होता है दैट इज द एक्सोस्फियर। इसके लोअर पार्ट में आपको मिलेगा आइनोस्फियर। आइनोस्फियर समथिंग विच इज यूज्ड फॉर द रेडियो कम्युनिकेशन, क्योंकि रेडियो वेव्स यहाँ पे आयन पार्टिकल्स होते हैं, तो रेडियो वेव्स के ऊपर जाती है, ऊपर से यहाँ से आ गई और यहाँ से ऐसे फ्लैक्ट होके आ गई, ठीक है। और उसके ऊपर इसके अपर पार्ट में वी हैव द एक्सोस्फियर। जब अर्थ की एटमॉस्फेयर इट गोज ऑन मिक्सिंग विद द स्पेस। सो ये आपकी कुछ लेयर्स हैं जो आपको जिनके बारे में पता होना चाहिए। दिस इज अप टू 80 किलोमीटर। आइनोस्फियर इज समथिंग अप टू 80 से यू कैन से 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर एंड अबव इज दैट एक्सोस्फियर। अब यहाँ पे एक बात और है, एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि ये सारी लेयर्स तो आपने वैसे तो पढ़ रखी होंगी, लेकिन मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे गैसेस का जो कंपोजिशन होता है इन जनरल कांस्टेंट होता है, सेम रहता है। सो दिस इज द होमोस्फियर। होमो मीन्स सेम, और इसके ऊपर यू गेट द हेट्रोस्फियर क्योंकि कंपोजिशन वेरिएबल हो जाता है। तो यही सारा कुछ इसमें बताया है, देन इसके इम्प्लीकेशंस वगैरह बताए हैं इस लेयर्स में। सो लेट अस रीड इट वन बाय वन, एंड जहां पे भी जरूरत पड़ेगी आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। सो you have this troposphere 0 to 18 kilometer. This is the layer of all weather phenomena and the biological activity. So यहाँ पे जितने भी weather phenomena होते हैं वो सारे के सारे आपके troposphere में होते हैं। Second thing is that यहाँ पे maximum water vapor होता है, obvious सी बात है, and water vapor maximum होगा तो सबसे ज़्यादा बारिश इसी layer में ही हो रही होगी घुमा फिरा के। Cloud formation हो रहा होगा यहाँ पे,
क्लाउड क्या होता है, जब आपका जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है वेपर में। वेपर जब ये आपका जब ऊपर जाता है तो ये ठंडा हो जाता है ड्यू टू दी एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग के चलते फिर जब ये ठंडा होगा तो ये कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा तो अल्टीमेटली इट विल अगेन कम डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। देन थिकनेस वेरी करती है। थिकनेस इज 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करेंट्स। और कहाँ पे मिलेंगे आपको ये स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करेंट? एट द इक्वेटर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज ट्रोपोस्फियर हाइट डिफरेंट एट इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स? ये सवाल पूछ सकता है कभी। सो नो द रीजन, हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। एक और बात, देयर इज द वर्टिकल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड देयर इज अगेन द चेंज। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, आपका टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। सो टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट विथ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। दैट इज द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हर 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। और इसीलिए जब आप ऊपर जाते हैं, जैसे कि स्काई डाइविंग करने गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, तो आप गर्म कपड़े पहन के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। प्लेन पे इतनी ठंड नहीं है। जितना ज़्यादा आप सी लेवल से ऊपर बढ़ेंगे ठंड उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। देन देयर इज द मेन जोन ऑफ हीट एक्सचेंज, क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है। Aviators of jet aeroplanes avoid this layer due to the presence of bumpy air pockets and they fly over it। ऊपर से निकल जाते हैं। टर्बुलेंस अवॉइड करना चाहते हैं, नहीं तो सिस्टम में खराबी आ सकती है एंड एनीथिंग कैन हैपन। अपर बाउंड्री इसकी अगर मैं बात करूं ट्रोपोस्फियर की, दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज। ठीक है, दिस इज द ट्रोपोपॉज। तो मैं अगर ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज की बात करूं, क्योंकि इक्वेटर के पास वाले जो रीजन होते हैं उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, अप टू 23 डिग्री एंड हाफ। पोलर के बात करो तो पोलर ट्रोपोपॉज, और इसकी जो हाइट है दैट इज 8 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 18 किलोमीटर। ठीक है, इसकी अपनी एक बाउंड्री है। तो ट्रोपोपॉज 8 to 18 किलोमीटर। टेम्परेचर सीजेस टू फॉल विद द इंक्रीज इन हाइट एट दिस लेवल। तो इस लेवल पे जब आप जाते हैं तो टेम्परेचर ऐसा नहीं कि घटता चला जाता है। टेम्परेचर घट रहा था 8 से 18 किलोमीटर तक, बट उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लेट्स से कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन गया कि टेम्परेचर इनडेफिनेटली घटता चला गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सो टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज, इट इज लेस एट इक्वेटोरियल रीजन -80 डिग्री सेल्सियस। इट इज कंपेरेटिवली मोर एट पोलर रीजन -45 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो पैराडॉक्स हो गया ना, that this is apparently a paradox that lowest temperature in the atmosphere is vertically overhead the equator than at the poles। इस पे क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप इक्वेटर पे देखेंगे तो आप एक्चुअली 18 किलोमीटर तक भी तो जा रहे हो, यहाँ पे आप 8 किलोमीटर तक ही जा रहे हो। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। एंड दैट इज वाई इन ऑन द इक्वेटोरियल रीजन यू विल फाइंड द लोअर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ट्रोपोपॉज वाले केस में, जो पोलर रीजन के ऊपर जो ट्रोपोपॉज होता है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको -45 डिग्री सेल्सियस मिलता है। देन उसके ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर। ये 50 किलोमीटर तक आपको ये लेयर मिलेगी। सो दिस कंटेन्स द ओजोन लेयर। यहाँ पे आपको ओजोन लेयर मिलती है जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। और इसका रीजन मैंने आपको बताई दिया, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करती तो, और इसका इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करती तो यू वुड बी गेटिंग द स्किन कैंसर। ठीक है। इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर अप टू अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेटोस्फियर था, इसका जो लोअर पार्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। आफ्टरवर्ड्स इट ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब दिस यूवी रेज। तो हम देख रहे थे कि टेम्परेचर हमारा घट रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया। ठीक है। और फिर वापस ये बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ना इसलिए शुरू हो गया क्योंकि अब हमारे पास है ओजोन। ओजोन लेयर क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, तो इट विल बी हैविंग द हीट। हीट है तो हीट का टेम्परेचर। ठीक है। नाउ जेट स्ट्रीम्स आर प्रेजेंट इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर। पूछ सकता है कि भाई जेट स्ट्रीम्स कहाँ मिलती है? तो ये हमें मिलती हैं लोअर स्ट्रेटोस्फियर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। एंड दिस लेयर इज आइडियल फॉर कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाइंग बिकॉज कमर्शियल एयरक्राफ्ट यहाँ पे इस लेयर में क्यों फ्लो करना चाहती हैं, ना कि आपकी ट्रोपोस्फियर में फ्लो करना चाहती है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन स्टेबल होती हैं, क्लाउड्स नहीं होते हैं। क्लाउड्स अगर होंगे तो दे विल बी
टर्बुलेंट कंडीशंस, टर्बुलेंस अफेक्ट करता है। इनफैक्ट कई बार आप अगर एरोप्लेन वगैरह से जाते होंगे तो ड्यू टू टर्बुलेंस अनाउंसमेंट भी होती है कि ड्यू टू टर्बुलेंस थोड़ा सा भाई भाई सीट बेल्ट वगैरह बांध लो, हम बचते हैं। लेकिन अगर वो टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत भयंकर साइक्लोनिक कंडीशन हो, तो सोच के देखो क्या होगा। ठीक है, सो हियर द कंडीशन इज स्टेबल, क्लाउड फ्री, देयर इज द लो टर्बुलेंस। हाई टर्बुलेंस में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप बच नहीं पाओगे। ठीक है, सो एयर मूवमेंट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल इन स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसके रीजन भी मैं आपसे आगे जाके डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली बेसिक समझ लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होता है बिकॉज दैट इज यू आर इन द स्ट्रेटोस्फियर। और ऐसे केस में जो आपकी विंड है दैट मूव्स पैरेलल टू द आइसोबार्स, क्योंकि आपकी जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हैं ये बैलेंस कर रही होंगी कोरियोलिस फोर्सेस को मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये आइसोबार्स के पैरेलल में फ्लो करता है, देन दैट इज वाई द एयर मूवमेंट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब हम इस टॉपिक को लेंगे। ठीक है, देन अपर बाउंड्री इज द स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, देन वी हैव द मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर इज समथिंग दैट इज फ्रॉम 50 टू 80 किलोमीटर। मीजोस्फीयर में मेटेओर्स जल जाते हैं, मेटेओर्स बर्न अप प्रोड्यूसिंग शूटिंग स्टार्स एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा टेम्परेचर घट रहा था ट्रोपोस्फियर में, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट के बाद ये बढ़ता चलेगा, अब ये थोड़ा सा कांस्टेंट होगा, फिर दोबारा घटना शुरू होगा। सो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट अगेन एंड इट रीचेज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। दिस इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। कोई डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट मेसोपॉज। मेसोपॉज पे आपको एटमॉस्फेयर की कोल्डेस्ट लेयर मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एटमॉस्फेयर की कोल्डेस्ट लेयर आपको कहाँ मिलेगी? भैया मेसोपॉज पे मिलेगी, दैट इज मीजोस्फीयर के अपर एक्सटेंट पे मिलेगी। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है थर्मोस्फीयर, जिसके लोअर एंड में प्रेजेंट है आइनोस्फीयर एंड देन यू हैव द एक्सोस्फीयर। सो आइनोस्फीयर की बात कर लेते हैं। आइनोस्फीयर इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर, जिसका एक्सटेंट 80 से 400 किलोमीटर तक है। सो दिस कंटेन द आयोनाइज्ड गैसेस दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स, लॉन्ग वेव विच इज यूजफुल फॉर लॉन्ग वेव कम्युनिकेशन। इसमें हम DEF लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें F लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसमें इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रीलिम्स में नहीं पूछने वाला। ये आप ऑप्शनल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बेसिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इतना काफ़ी है। देन बहुत हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे अप टू 1200 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज कॉल्ड द थर्मोस्फीयर, दैट इज वाई दिस द टर्म थर्मोस्फीयर। बहुत हाई टेम्परेचर मिलेगा आपको आइनोस्फीयर में, एंड दैट इज वाई हम बोले ना कोल्डेस्ट लेयर कहाँ पे है? कोल्डेस्ट लेयर है मेसोपॉज पे, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। So auroras occur over here due to the solar particles, and this is affected by the space weather. Then you have the exosphere. This is the upper part of the thermosphere, 400 kilometer and above. So this is the outermost layer. This merges gradually with the space. This is composed mainly by the hydrogen and helium. Extremely low density and thin air. This is the region जहाँ पे आपके satellites वगैरह ऑर्बिट करती हैं। So ये था कुछ layers के बारे में। अब एक इमेज से जल्दी से जितना हमने पढ़ा है उसको हम रिकैप कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर के बारे में भी जान लेते हैं। होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर दे आर द टू मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो कि डिस्टिंग्विश करती है हाउ द गैसेज आर मिक्स्ड विद इन देम। होमोस्फीयर में एटमॉस्फेरिक गैसेज आर वेल मिक्स्ड एंड दे मेंटेन अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंट मिक्सिंग होती है एंड कन्वेक्शन आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू कीप द गैसेज थ्रू आउट ब्लेंडेड डिस्पाइट देयर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। तो अप्रॉक्सीमेटली जो परसेंटेज जो मैंने आपको बताया वो बताया बेसिकली होमोस्फीयर का। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेज एट ऑल एल्टीट्यूड्स विद इन दिस लेयर। तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज यही रहता है, क्योंकि वाई दिस इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज द टर्बुलेंट मिक्सिंग एंड कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, सो इसमें ये तीन लेयर्स आती हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जहाँ पे सारी वेदर कंडीशंस हो टेक प्लेस कर रही हैं, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पे ओजोन है, एंड मीजोस्फीयर। What is this heterosphere? This is above 85 kilometer altitude. Heterosphere में gases are separated by molecular weight rather than the remaining mixed. ठीक है, तो अब गैसेस सेपरेट होना शुरू करेंगे क्योंकि टर्बुलेंस कम हो गई, टर्बुलेंस कम हो गई, मिक्सिंग कम हो गई, मिक्सिंग कम हो गई, तो गैसेस वगैरह फिर उसके बाद क्या होता है तो आपको पता है, जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा।
तो जो गैसेस जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा आपको नीचे मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा मास है, दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तो वो नीचे मिलेंगे। और जो थोड़ी और हल्के होंगे उनको उतना फोर्स लग नहीं पा रहा होगा तो वो थोड़ा ऊपर चली जाएंगी। सो एट दीज हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर इज सो थिन दैट टर्बुलेंट मिक्सिंग बिकम नेग्लिजिबल। Gravity causes heavier molecules to settle below the heavier ones, creating distinct layers sorted by masses. अब इस हेट्रोस्फीयर में आपको ये लेयर्स दे आर डोमिनेटेड बाय मॉलिकुलर नाइट्रोजन। बॉटम से टॉप की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको मॉलिकुलर नाइट्रोजन मिलेगा, फिर मॉलिकुलर ऑक्सीजन मिलेगा, उसके ऊपर एटॉमिक ऑक्सीजन मिलेगा, उसके ऊपर हीलियम मिलेगा, उसके ऊपर हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। सबसे हल्का हाइड्रोजन आपको पता है, ठीक है, इसलिए ये सबसे ऊपर मिलता है। इनके बीच की बाउंड्री, द बाउंड्री बिटवीन दीज टू रीजन्स अराउंड 80 to 100 किलोमीटर इज कॉल्ड द टर्बोपॉज और द होमोपॉज। तो पूछ लेगा व्हाट इज टर्बोपॉज, सिंपल टर्म आ जाएगा, डेफिनेशन बेस्ड सवाल आ जाएगा, टर्बोपॉज कहाँ मिलेगा, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। अब आप नहीं करेंगे। मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम मिक्स्ड टू द लेयर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। यही चीज़ जो मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ इसमें आपको देखने को मिलेगी। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखना, ये लेयर, ये टेम्परेचर बता रहा है आपका, ठीक है, ये हाइट बता रहा है और ये हमारी धरती है। अब ट्रोपोस्फियर की बात कर लूँ मैं तो दिस इज द ट्रोपोस्फियर। इसके टेम्परेचर वाइज बात करूँ तो ये टेम्परेचर देखिए पहले घटा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटता चला गया, फिर उसके बाद कांस्टेंट हुआ और फिर ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो टेम्परेचर इस तरह से वैरी कर रहा है। तो जो टेम्परेचर वेरिएशन अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेयर में, तो ट्रोपोस्फेयर में ये घटता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है स्ट्रेटोपॉज पे, फिर उसके बाद फिर घटना शुरू होता है और मिनिमम टेम्परेचर हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, 80 किलोमीटर से थोड़ा सा ठीक ऊपर, एंड देन उसके बाद फिर ये बढ़ता चला जाता है। आपकी जो लेयर्स थी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। अब इन सारी लेयर्स में एक एक पॉज है। ट्रोपोपॉज मतलब ट्रोपोस्फियर खत्म हो गया, स्ट्रेटोपॉज मतलब स्ट्रेटोस्फियर खत्म हो गया, मीजोपॉज मतलब मीजोस्फियर खत्म हो गया, एटसेट्रा। देन वी हैव द होमोस्फियर। होमोस्फियर जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे टर्बुलेंट मिक्सिंग के चलते आपको मिल जाता है जो भी गैसेस का कंपोजिशन होता है वो ब्रॉडली सेम रहता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देन यू हैव द हेट्रोस्फियर जहाँ पे मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग जो आपकी गैसेस हैं वो नीचे से ऊपर 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 होती चली जाती हैं। देन यू हैव दिस ओजोनोस्फियर क्योंकि यहाँ पे ओजोन है, यू हैव दिस आयनोस्फियर जो कि है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, एंड ये थोड़ा सा बहुत बेसिक सा है, आप इसको लाइक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन बात कर लेते हैं अब सोलर रेडिएशन एंड इंसोलेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट एंड वेदर में जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बारे में हमें स्टडी करना एक वेरिएबल है, दैट इज़ द टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बारे में तो हम यहाँ पे भी स्टडी कर रहे थे, ठीक है। सो बेसिकली जब किसी चीज़ के अंदर एनर्जी रहती है वी से दैट इट हैज़ हीट। जब हम इसे मेजर करते हैं तो वी से दैट इसका टेम्परेचर ये है। तो टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हीट। पहली चीज़ तो आप यही समझ लो, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बट हमें अभी उसमें नहीं पढ़ना है, बट दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। हीट इज़ योर एनर्जी दैट अ बॉडी होल्ड्स एंड टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ दैट एनर्जी, दैट हीट एनर्जी। अब एक बात आपको पता है कि जो हमारी धरती है, ठीक है, जो हमारा सन है, लेट्स से ये जो हमारा सन है, इस सन से हमारी जो धरती है ये इतनी ही दूरी पे है कि हमारा जो वाटर है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में रह सके, पहली चीज तो ये है, एंड हमारी कंडीशंस हैबिटेबल हो सके। In fact, this zone is called the Goldilocks zone. What is Goldilocks zone? Goldilocks zone किसी भी स्टार के अराउंड वो एक स्पेस होता है जिसमें कंडीशंस आपके उसके लिए हैबिटेबल होती है। अब तुम सोच के देखना, अब तुम बोलोगे नहीं 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 हमें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, हम चलेंगे यहाँ पे, तो भैया जैसे ही तुम यहाँ पे जाओगे तुम बर्न हो जाओगे, तुम जल जाओगे, तुम रह नहीं पाओगे, जिंदा तो नहीं रह पाओगे, भून दिए जाओगे।
जैसे हम बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन से तो होते हैं ना, चिकन खाते हैं, भून दिए जाते हैं, तुम्हारा भी हालत ऐसा ही होगा अगर तुम इधर आ गए। और अगर तुम इधर आ गए तो यहाँ पे हो जाओगे आप, फ्रीज कर जाओगे। तो अंदर आए तो हम बन जाएंगे क्या, तंदूरी चिकन। बाहर चले गए तो आप क्या बन जाओगे, फ्रोजन चिकन। तो इधर बन जा रहे हैं तो हम तंदूरी ह्यूमन बन रहे हैं, उधर जा रहे हैं तो फ्रोजन ह्यूमन बन रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें यहाँ पे रहना है जहाँ पे टेम्परेचर एम्बियंट है, हैबिटेबल। ठीक है, सो दिस इज समथिंग। तो अब जो हमारी धरती का जो टेम्परेचर मेंटेन है उसमें सोलर रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है। व्हाट इज सोलर रेडिएशन? सोलर रेडिएशन इज द एनर्जी एमिटेड बाय द सन ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दैट इज द सोर्स। मतलब बेसिकली हाइड्रोजन से मिलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिला हाइड्रोजन से और बनाया हीलियम, और उसके साथ दिया बहुत सारी एनर्जी। ये एनर्जी बोली मैं जाऊंगी धरती पे, मेरे को होना है रेडिएट, और मुझे रेडिएट होना है, पूरी जगह फैलूंगी लेकिन धरती पे जाऊंगी। ठीक है, तो ये जो धरती पे आती है दैट इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ। तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, बोलूंगा दिस इज इंसोलेशन। तो सोलर रेडिएशन का वो पार्ट जो धरती पे आ रहा है दैट इज द इंसोलेशन। सो अर्थ सरफेस रिसीव दिस रेडिएंट एनर्जी एट द रेट ऑफ, कितना रेट ऑफ, किस रेट से रिसीव कर रहे हैं हम, 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। इस स्पीड से हम एनर्जी, इस रेट से हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। अब ये जो इंसोलेशन है जो हमें धरती पे रेडिएशन मिल रही है, ये डेली साइकिल के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। डेली साइकिल के अकॉर्डिंग क्यों? सीधी सी बात है, ऐसे आप समझ लो, डे में आपको एनर्जी सनलाइट ज़्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? डे में आपको सनलाइट ज़्यादा मिलेगी, नाइट में कम मिलेगी। सो दिस वेरीज डायगोनली। सीजनली समर में आपको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, विंटर में आपको कम मिलेगी सीजनली। एंड डेफिनेटली सीजनली वेरी हो रहा है तो एनुअली तो वेरी करेगा ही ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो इंसोलेशन वेरीज डायगोनली, सीजनली एंड एनुअली। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, बट इन जनरल हम एवरेज कंडीशंस पढ़ते हैं। जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं हम एवरेज वेदर कंडीशंस की बात करते हैं, हम एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि ये एग्जैक्टली ऐसा है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं सर ये एकदम से ऐसा कैसे हुआ, अरे बाबा वो एवरेज कंडीशन की बात हो रही है। सो नथिंग इज ऐसा एकदम हार्ड एंड फास्ट की तरह नहीं पढ़ना है कभी भी, ये आप गलती करेंगे। ठीक है, दीज आर दी एवरेज कंडीशन जो हम देखते हैं। देन व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। अब हमारी धरती है उसको इंसोलेशन मिल रहा है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको वेरी करने में हेल्प कर रहे हैं। पहले 1 बाई 1 इन फैक्टर्स को जान लेते हैं, उसके बाद इसको 1 बाई 1 मैं बताता हूँ। पहली चीज़ अर्थ की रोटेशन के चलते, दूसरी चीज़ अर्थ के सन से डिस्टेंस कितना है, तीसरी चीज़ हमारी टिल्ट कितनी है, चौथी चीज़ व्हाट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड पांचवी चीज़ आपका एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी कितनी है, छठी चीज़ आपका लैंड कन्फिगरेशन कैसा है, सातवीं चीज़ व्हाट इज द एल्बिडो। अब इन चीज़ों को समझ लेते हैं 1 बाई 1 अबाउट दीज फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। रोटेशन की बात कर रहे हैं, मैं रोटेट कर रहा हूँ। अब तुम देखो, तुम अपनी तरफ से, तुम मान लो तुम सूरज हो और मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे। इफ़ आई एम रोटेटिंग दिस, जब तुमको मैं अपनी पीठ दिखाऊंगा तो तुम यहाँ गर्मी दोगे, तुमको अपना सीना दिखाऊंगा तुम यहाँ गर्मी दोगे, सीधा सा फैक्ट है। रोटेशन भी तो यही कर रहा है। धरती का वो हिस्सा जो सन को फेस कर रहा है उस वहाँ पे डे हो जाएगा, और वो हिस्सा जहाँ पे सन डे नहीं है वहाँ पे रात होगी, क्योंकि वहाँ पे तो सनलाइट पहुँची नहीं। व्हाट इज डे? डे जहाँ पे सनराइज है, मतलब बेसिकली सनलाइट है। नाइट जहाँ पे उजाला नहीं है। उजाला कब नहीं है? जब सन की हमारे पास रोशनी नहीं है। सो अर्थ रोटेशन इट कॉजेज डे एंड नाइट। So when Earth's rotation is causing day and night, so it is definitely going to affect what? The distribution of insolation. Day में हमें solar energy मिलती है, night में नहीं मिलती है। ठीक है, polar experience continuous daylight and sunlight darkness during the certain seasons. So there is the continuous darkness, here is the continuous light in the polar region. So it causes day and night. Pole experience continuous daylight and darkness during certain seasons. So this is one of the factor. Then धरती से सन का डिस्टेंस कितना है? जब तुम पास जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा इंसोलेशन ज़्यादा मिल जाएगा, जब तुम दूर जाओगे थोड़ा सा इंसोलेशन कम हो जाएगा। सो पेरीहीलियन ऑन 3 जनवरी को अर्थ क्लोज होती है सन के, सो हमें स्लाइटली ज़्यादा इंसोलेशन मिलती है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, यू एक्सपीरियंस विंटर ड्यूरिंग दिस टाइम। बट हम ओवरऑल धरती की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे को ये लगेगा कि यार विंटर है तो इंसोलेशन कम मिलना चाहिए। नहीं,
जो आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो तो इंक्लाइंड है ना सन की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे समर है। देन वी हैव द एपीहीलियन, जब धरती दूर होती है सो हमें स्लाइटली लेस इंसोलेशन मिलता है, यानी कि समर कंडीशन जिसकी आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे आपको इंसोलेशन कम मिल रहा है एज एन ओवरऑल धरती की बात करें। और इसीलिए यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अंडरस्टैंड दैट एपीहीलियन जब 4 जुलाई है तो धरती दूर है, तो तुम्हारे यहाँ समर है उससे धरती को मतलब नहीं है। धरती चूंकि सन के पास है तो सन के पास है तो बोलेगी मैं ज़्यादा सोलर इंसोलेशन लूंगी, सन भी बोले हाँ पास में हो ले लो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। देन यू हैव द एक्सियल टिल्ट, कितना ज़्यादा आप टिल्टेड हैं, तो टिल्टिंग से होता है आपका सीजनल चेंज एंड वेरिएशन इन इंसोलेशन विद द लैटिट्यूड। जैसे आपको पता है मैंने आपको ये बताया था, ये एक्सियल टिल्ट है, जब आप इस तरह से टिल्टेड हो, आप रोटेट कर रहे हो जो भी कर रहे हो, लेकिन आप टिल्टेड ही हो पूरे टाइम। और जब आप टिल्टेड हो तो इस तरह से जब टिल्ट हो तो ये इस टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है, जो हेमिस्फीयर उस धरती सन की तरफ टिल्टेड होगा उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, एंड दैट इज वाई 21 जून इज सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है एंड वी हैव दी समर ओवर हियर। समर का मतलब क्या, हमारे दिन लंबे हैं रात छोटी है। दिन लंबे क्यों हैं, क्योंकि हम सन की तरफ टिल्टेड हैं। Opposite happens on 21 December, that is sun over the Tropic of Capricorn. So this is the thing. So sunlight strikes most directly 0 degree equator, low angle of incoming sunlight, low angle of incoming sunlight. Now you have this angle of incidence of sun's rays. Higher latitude they receive the slant rays spreading energy over the larger area and reducing intensity. अब होता क्या है ऐसा समझ लेना, ये तुम्हारा है लैंड, ये भी लैंड है, सूरज अंगल ऊपर है, ये बोलेंगे हम डायरेक्ट धरती पे देंगे, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ आ रहा है तो एनर्जी तो सेम आ रही है, बट एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये एरिया तो घट गया, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इसकी जो वैल्यू आएगी वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि एरिया की वैल्यू छोटी है। सेम एनर्जी ये दे रहा है, सेम एनर्जी दे रहा है, लेकिन अब एनर्जी पर यूनिट एरिया ये इसकी वैल्यू घट जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ गया है। यहां पे एरिया घट गया है, यहां पे एरिया बढ़ गया है। मतलब कि लेट्स से कि अगर 100 एनर्जी आ रही है, 5 एरिया में आ रही है, द एरिया जहां जिस एरिया में स्प्रेड हुई है वो 5 है, तो ओवरऑल हमें जो इंटेंसिटी मिल रही है वो 20 की मिल रही है। अब एनर्जी तो उतनी आ रही है, लेकिन 5 वाले एरिया की जगह 10 वाले एरिया में ट्रैवल कर रही है, तो ये मिलेगा हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 10 की मिलेगी। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर आप देखेंगे तो घट गया। एक और बात, यहाँ पे जो पाथ है, जब तुम डायरेक्टली शॉर्टेस्ट पाथ से आ रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली 90 डिग्री, तो तुम ज़्यादा इधर उधर डेविएट नहीं कर पाओगे। बट वहाँ पे जब आप टेढ़ा हो के आ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, जो आपकी सनरेज हैं उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग वगैरह भी ज़्यादा होगी इंसोलेशन की। तो यहाँ पे एनर्जी इसकी वैल्यू घट जाएगी थोड़ी सी और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसके चलते उसकी वैल्यू और घट जाएगी, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, हायर लैटिट्यूड रिसीव स्लैंट रेज स्प्रेडिंग एनर्जी ओवर ए लॉन्गर एरिया, रेड्यूसिंग इंटेंसिटी, इसीलिए इंटेंसिटी घट जाती है। मोर स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज देयर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ज़्यादा होता है। देन एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियस सी बात है, जब क्लाउड्स वगैरह होंगे, क्लाउड तो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो आपकी सन की इंसोलेशन होती है, तो वो जब रिफ्लेक्ट कर देंगे तो कम एनर्जी पहुंचेगी धरती तक। सो क्लाउड, डस्ट, पॉल्यूटेंट्स दे रिड्यूस इंसोलेशन। ड्राई सीजन रिसीव हायर इंसोलेशन ड्यू टू फ्यूअर क्लाउड, सो जहाँ पे ड्राई सीजन होगा, क्लाउड्स कम होंगे, तो सन रेज धरती तक ईजिली पहुँच जाएगी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग मैंने जो भी आपको बताया, ये वही इस डायग्राम से एक्सप्लेन है। दिस इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। अगर ये सीधे आ रहा है और टेढ़ा आ रहा है, तो ये देखिए बीच में मिल गया क्लाउड, क्लाउड बोला कहाँ जा रहे हो बेटा, निकलो, ठीक है। और ये इसको इतना मौका मिलेगा नहीं, ये बोलेगा आओ आओ, तो कम एरिया में ज़्यादा एनर्जी, ये लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बीच में क्लाउड अंकल भी हैं, क्लाउड बोलेंगे तुम बेटा निकल लो, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, ज़्यादा पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन लैंड कन्फिगरेशन से भी मैटर कर जाता है।
जो आपके साउथ फेसिंग स्लोप्स हैं दे रिसीव मोर सनसाइन देन द नॉर्थ फेसिंग वंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और इसके चलते यहाँ पे सदर्न साउथ फेसिंग स्लोप्स पे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है. सो साउथ फेसिंग स्लोप्स आर वार्मर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज द अपोजिट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. देन वी हैव द एल्बिडो. व्हाट इज एल्बिडो? एल्बिडो इज द रिफ्लेक्टिविटी. कोई भी सरफेस है अगर वो कितनी सन इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है इसके ऊपर जो पड़ रही है, ठीक है, दैट इज इट्स एल्बिडो. तो एल्बिडो ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्ब कम कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, या पास कम करने दे रहा होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर दे रहा होगा. तो जितना एल्बिडो होगा इसका उतना ही ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगा और उतना ही कम एनर्जी धरती पे आने देगा. सो आइस की एल्बिडो बोलें अगर मैं, लाइक द फ्रेश स्नो ऑन द आइस, ये 85 to 90 होती है. वाइट क्लाउड्स की 50 to 90 होती है. तो इनका एल्बिडो अच्छा खासा होता है. 50 to 90% जो सनलाइट है इसे ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है. सो हाई एल्बिडो सरफेस लाइक आइस एंड स्नो दे रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट रिजल्टिंग इन द लोअर एब्जॉर्प्शन एंड द लोअर सोलर इंसोलेशन. सो दैट इज द थिंग. सो ये धरती को कूल रखने में हेल्प करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एल्बिडो होगा उतना ज़्यादा तुम रिफ्लेक्ट कर दोगे तो धरती तुम्हारी कूल हो जाएगी, क्योंकि तुम आने नहीं दी ना उसको. वो बोल रही थी, सनलाइट बोली थी यहाँ से चलते हुए कि मैं आऊँगी आऊँगी गर्मी लाऊंगी, और ये जो था आपका जो ये क्लाउड वगैरह था, आइस था, बोलेगा तुम आओ आओ लेकिन हम तुम्हें गर्मी लेके जाने नहीं देंगे, तुमको रिफ्लेक्ट कर देंगे. तो तुम अगर लेट से कि असला बारूद लेके आए हो 100 किलो का, तो फिर 90% तो मैं यहीं भगा दूंगी. तो 90 kg तुम्हारा असला बारूद जो सनलाइट का था वो चला गया, 10 किलो ही धरती तक पहुंचेगा, 10 किलो में उतना असर पड़ेगा नहीं. एंड दैट इज़ वाई अर्थ अपना टेम्परेचर मेंटेन, जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है. तो इनके एल्बिडो का भी एक अच्छा खासा रोल है, ठीक है. सो एल्बिडो बाय डेफिनेशन भी समझ लेते हैं. अंडरस्टैंडिंग एल्बिडो. एल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ इनकमिंग रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय ए सरफेस, जो मैंने भी आपको बताया. अर्थ की जो एवरेज एल्बिडो है वो 0.30 है, मतलब जितना भी सनलाइट आ रही है उसका 30% ये रिफ्लेक्ट कर देगा. तो 30% रिफ्लेक्ट, 70% इज एब्जॉर्ब्ड. अब यहाँ पे एल्बिडो से एक बात कहना चाहूँगा मैं आपसे कि ये एल्बिडो तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के केस में है. चलो पहले ये टॉपिक बता देता हूँ, फिर मैं आपसे एल्बिडो के बारे में, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करूँगा. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्बिडो इज चारकोल. चारकोल इज, तो इसके चलते ये एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, ठीक है. 0.04 का मतलब हो गया कि 4% ये रिफ्लेक्ट कर देगा, 96% एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर अपने से पास होने देगा. ओपन ओशन इज 0.06%, 6% ये रिफ्लेक्ट करेगा. परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, 0.06% लिखा हुआ है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया. फॉरेस्ट, सॉयल, ग्रास, सैंड, ओशन एंड फ्रेश स्नो. फ्रेश स्नो 80% तक जाता है, 80% रिफ्लेक्ट कर देता है. अब यहाँ पे ये बात सोचने वाली है कि एल्बिडो जो है ये हमारा नॉलेज बेस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. कैसे? हमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा क्लास से निकलते हैं तो टीचर ने क्या पढ़ाया उनको कुछ अता पता नहीं होता है, तो जितना भी नॉलेज टीचर ने उसको दिया है वो उसे रिफ्लेक्ट करके चले जाते हैं. तो दे डोंट ट्राई टू एब्जॉर्ब इट. बट नॉलेज जब आपको टीचर कोई ट्रांसमिट कर रहा है तो उसका पर्पस इतना सा है कि आप अपना एल्बिडो लो रखें, आप उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करें ताकि आपको बार बार वो चीज़ परेशान ना करे. उसका सिंपल सा तरीका, अगर आपको अपना एल्बिडो घटाना है नॉलेज का, सिंपल तरीका, आप जब भी लेक्चर देख रहे हैं अपना मोबाइल साइड रख लीजिए, अपनी सारी एक्टिविटीज साइड कर दीजिए, 100% फोकस के साथ लेक्चर्स देख के देखिए. आप पाएंगे कि आपका जो लेवल है, जब वो 1-2 घंटे के लेक्चर्स अटेंड करने के बाद जब आप उठते हैं, आपका दूसरे टीचर्स मतलब दूसरे बच्चों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छा होगा. तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना एल्बिडो हाई रखना है कि लो रखना है. आई वुड रिकमेंड एल्बिडो अपना लो रखिए. देन कमिंग नेक्स्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब लाइट की जब लाइट धरती पे आती है, सनलाइट आती है धरती पे तो स्कैटर करती है. उसके चलते 2 फिनोमिना हमें देखने को मिलता है कि हमें जो आपकी स्काई है, एक तो वो ब्लू दिखती है, नीला आसमान, गाना भी सुन रखा होगा, नीले नीले अंबर, ठीक है. सन से आपकी रेज आई, किरणें आई, सो एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स दे स्कैटर दी ब्लू लाइट. ये आपकी लाइट आई, अब ये एक ब्लू लाइट स्कैटर करती है. सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर दे आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग light of shorter wavelength at blue end than the light of lower wavelength. and ये blue light को ज़्यादा scatter करते हैं, and that is why you see the
स्काई एज ब्लू, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विबग्योर होता है। अब आपके सवाल ये भी आएगा सर ऐसे तो कि भाई वॉयलेट दिखना चाहिए हमें, ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारी जो आईज हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू द ब्लू लाइट। तो एक तो हमारी आंख ब्लू लाइट को लेके ज़्यादा सेंसिटिव है, दूसरी चीज़ ये स्कैटर करती है, इधर वाला पोर्शन ज़्यादा स्कैटर करता है, सो यू विल फाइंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ दिस एंड ब्लू लाइट आपको दिखती है। देन वाई यू हैव दिस सनराइज एंड सनसेट एज रेड, क्योंकि अब देखो हो क्या रहा है कि आपकी जो ब्लू लाइट है वो तो स्कैटर कर गई, तो जो पहुंच रही है, ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय माइन्यूट कोलाइडल पार्टिकल्स, तो वो तो स्कैटर कर गया, और लंबे पाथ के चलते जो आप तक पहुंच रहा है जिसका प्रीडोमिनेंस है दैट इज रेड, ऑरेंज एंड येलो लाइट, ये लेस स्कैटर्ड हैं, ये आप तक पहुंच रहे हैं, एंड व्हेन दे आर रीचिंग यू यू सी द सनराइज एंड सनसेट एज रेड, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। देन यू हैव द स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, थोड़ा सा धरती पे भी देख लेते हैं कि इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। पहली चीज आता है सब ट्रॉपिकल डिजर्ट पे। सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में आपको क्लाउड कवर होगा उतना मिलता नहीं है, एंड दैट इज वाई दे हैज द हाईएस्ट इंसोलेशन, यू हैव द क्लियर स्काईज। तो क्लाउड नहीं होगा तो एल्बिडो नहीं होगा, एल्बिडो नहीं होगा स्कैटिंग होगा नहीं होगी, तो क्लियर स्काई होगी, तो ऑब्वियसली बात है यू फाइंड दैट सब ट्रॉपिकल रीजन। देन इक्वेटर रिसीव लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स। इक्वेटर आपके ऊपर इंसोलेशन कम मिलती है, क्यों? क्योंकि जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, लेट मी शो दिस टू यू। एक बार मैं आपका ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। दिस इज द इक्वेटर वी डिस्कस्ड, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। This is the tropical region. Then you have this 66.5 degree, 66.5 degree, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, यहाँ पे आपका साउथ पोल, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल। तो दिस पर्टिकुलर रीजन, ये तो आपका इक्वेटर है, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, टॉपिक्स में है, दिस इज द सब ट्रॉपिकल, दिस इज सब ट्रॉपिकल पोलर रीजन, ये वैसे ये पोलर है, एंड देन दिस इज द सब पोलर, पोलर एंड देन सब पोलर, ठीक है। अब आपका जो सन है, दिस इज योर सन। अब ये मत सोचना कि तुम्हें सन छोटा सा है, सन दिख रहा है छोटा है, बहुत बड़ा है, धरती इस बहुत छोटी है इससे, मैं बस फिगर समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल डिजर्ट दैट इज कौन से एरिया वाला डिजर्ट, कहाँ पे डिजर्ट्स वो मिलेंगे आपको? सब ट्रॉपिकल, इस रीजन में, क्योंकि इस रीजन में तो बारिश के चांसेस हैं, तो बारिश है, क्लाउड कवर है। अब जब क्लाउड कवर है तो एल्बिडो ज़्यादा है, एल्बिडो ज़्यादा है तो सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, तो हमें सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा मिलेगा क्या? इंसोलेशन। इक्वेटर रिसीव लेस इंसोलेशन देन दी ट्रॉपिक्स। देन यू हैव दी कॉन्टिनेंट्स रिसीव मोर इंसोलेशन देन ओशन एट द सेम लैटिट्यूड, और ऐसा इसलिए होता है एट द सेम लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स रिसीव मोर इफेक्टिव इंसोलेशन देन ओशंस बिकॉज लैंड हीट फास्टर ड्यू टू लो स्पेसिफिक हीट, losses less energy due to evaporation and mixing and often has less cloud cover. So आपका जो सन जो लैंड एरिया है वहाँ पे क्लाउड कवर भी नहीं है, क्लाउड कवर इतना नहीं है जितना ओशन पे होगा, ओशन पे क्लाउड ज़्यादा होगा तो एल्बिडो ज़्यादा होगा, तो उसके चलते ऐसे केस में एल्बिडो ज़्यादा होगा तो सनलाइट वैसे भी उसको कम मिलेगी, ठीक है। सो दे रिसीव मोर इफेक्टिव इंसोलेशन। देन वी हैव द इक्वेटर रिसीव 5x मोर इंसोलेशन देन दी पोल। अब इनकी कंडीशंस को कंपेयर करके देखो। पहली चीज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इंटेंसिटी वाइज यहाँ पे ज़्यादा मिला है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ऑब्वियसली बात है इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ एरियल कंसंट्रेशन, तो ज़्यादा एनर्जी छोटे एरिया में, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा एरिया में फैल रही है, और बीच में क्लाउड कवर होगा भी इतना मिलेगा नहीं। तीसरी चीज़ एल्बिडो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके स्नो कैप्स वगैरह हैं तो ये बहुत सारी एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उतना, मतलब डेफिनेटली क्लाउड्स हैं अवेलेबल हैं बट ये तो पूरा ही कवर है स्नो से, तो यहाँ पे उसकी इफेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो कंपैरिजन वाइज इक्वेटर रिसीव 5x मोर इंसुलेशन देन दी पोल्स।
Coming next is the seasonal contrast. Summer में we have the higher insolation in mid and high latitude, and winter में we have the reduced insolation. ठीक है, so there we see this seasonal contrast. तो समर में हमें मिड एंड हाई लैटिट्यूड में हायर इंसोलेशन मिलती है, विंटर में हमें कम मिलती है. ठीक है, अब आते हैं एटमॉस्फेयर की हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में. ठीक है, सो पहली चीज समझना कि कोई चीज हीट और कूल कब होती है. लेट्स से देयर इज अ बॉडी विच इज एट 70 डिग्री सेल्सियस, सो इट विल हैव सम एनर्जी. कुछ ऐसा हो जाए कि ये इसकी एनर्जी कम हो जाए तो दिस बिकम्स 60 डिग्री सेल्सियस. सो मैं क्या बोलूँगा कि ये चीज़ कूल कर दी है, देयर इज द कूलिंग. और कुछ ऐसा हो जाए तो मैं, अगर इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वी से दैट दिस इज हीटिंग. तो कूलिंग के लिए मेरे पास इसकी जितनी एनर्जी थी, मैं इसमें से थोड़ी सी एनर्जी सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो कूलिंग होगी. और हीटिंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी अगर ऐड कर दूंगा तो फिर कहीं ना कहीं 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. तो इन कूलिंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सब्ट्रैक्टिंग द एनर्जी, या फिर जो भी आपकी बॉडी है वो एनर्जी रिलीज कर देती है. सो देयर इज द रिलीज ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी इज रिलीज, देयर इज द कूलिंग. एंड हीटिंग के लिए देयर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. सो हीट हो जाता है. एक चीज तो ये हो गया. अब दूसरी बात, लेट्स से देयर इज द ऑब्जेक्ट विच इज हॉट, देयर इज ऑब्जेक्ट विच इज कोल्ड. मुझे इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक हीट ट्रांसफर करनी है, तो मेरे पास क्या रास्ते हैं, जस्ट थिंक दैट. और इसको फिर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जाएंगे. इसके पास हॉट है तो इसका क्या मतलब है, जो ये ऑब्जेक्ट है ये वाइब्रेट बहुत तेज कर रहा होगा. लेट्स से दिस इज अ मॉलिक्यूल, दिस इज अगेन अ मॉलिक्यूल. मैं ये बोल रहा हूं हॉट है तो ये वाइब्रेट तेज कर रहा होगा, कोल्ड है तो ये वाइब्रेट तो कर रहा होगा लेकिन कम कर रहा होगा, ये ज़्यादा कर रहा होगा. एनर्जी है ना इसके पास तो ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, इसके पास एनर्जी नहीं है, उतना उछल कूद नहीं कर पाएगा. जब ये पार्ट है सॉलिड का, जब ये पार्ट है मॉलिक्यूल सॉलिड का, तो ये ट्रैवल नहीं कर सकता है, इट कांट ट्रैवल, दिस मॉलिक्यूल कांट ट्रैवल. तो ये अपनी जगह पे उछल कूद करेगा. सो अपनी ही जगह पे जब ये उछल कूद करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो ये बगल वाले को डिस्टर्ब कर देगा, ये बगल वाले को डिस्टर्ब कर देगा, ये बगल वाले को डिस्टर्ब कर देगा. सो दे विल बी स्टेज जब द एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड बिकॉज दीज थिंग्स आर इन कॉन्टैक्ट. सो दिस way of transferring of energy from one molecule to another when objects are in contact is called the conduction. लेकिन अब पार्टिकल बोलेगा भैया हम तो वाइब्रेट कर रहे थे लेकिन अब हम ट्रैवल भी करेंगे, आई वॉन्ट टू ट्रैवल, डोंट स्टॉप मी. सो जब ये बोलेगा हम ट्रैवल करेंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे जब जा रहा है तो ये ट्रैवलिंग पॉसिबल है लिक्विड में भी और ये ट्रैवलिंग पॉसिबल है गैसेस में भी. और ऐसे केस में जो ये एनर्जी का वे है ट्रांसफर करने का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. सो यू ऑलवेज टॉक अबाउट द कन्वेक्शन करंट्स का फ्लो इन द लिक्विड, इवन द गैसेस यू विल फाइंड दैट. वाटर वेपर में कन्वेक्शन होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे. तो यू फाइंड दैट देयर इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, कन्वेक्शन. एंड व्हेन देयर इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है और heat is transferred from one place to another, particles are moving, so हम कहते हैं there is the advection. अब इन सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, they requires a medium. एक मीडियम तो चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस. लेकिन एक ऐसा भी मीडियम होता है, एक ऐसा भी वे होता है कि जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करने के लिए इट डोंट नीड अ मीडियम, दैट इज द रेडिएशन. ठीक है, तो दिस इज अ थिंग, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो मुझे अगर एटमॉस्फेयर को हीट करना है तो आई शुड बी एडिंग द एनर्जी. मेरे को एटमॉस्फेयर को ठंडा करना है, देन द एटमॉस्फेयर शुड रिलीज द एनर्जी.
सिंपल सी चीज़ है, उसी के बेसिस पे ये सारा टॉपिक है. सो रेडिएशन व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, दिस इज कॉल्ड द रेडिएशन. जैसे कि आपकी सनलाइट ट्रेवल्स इन द स्पेस, सो हीट रेडिएट करके आती है. इवन द जो बॉडी हॉट होते हैं वो हीट रेडिएट करती है. ये तुमने लकड़ी जलाई तो गर्म एयर से जो तुम्हें गर्मी मिले तो मिल रही है, लेकिन एक हीट आपको रेडिएशन से भी मिलती है. देन यू हैव दिस कंडक्शन. व्हेन हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड द कंडक्शन. कंडक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट है चीजों का. देन यू हैव द कन्वेक्शन. व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, लिक्विड और गैस. ठीक है, ये जलाए, अब क्या हो रहा है इसमें से भी नीचे, सबसे पहले नीचे वाला गर्म हुआ, ये ऊपर वाले को मारा कहते हैं ये चल ऊपर चल, ये चल ऊपर चल, ये ऊपर जाएगा, फिर ये क्या कहते हैं ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा. तो ये नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर वाले को धक्का देगा. देखा नहीं जब चाय बनाते हो, ठीक है, तो नीचे से बुलबुला ऊपर उठता है, वो उसको नीचे वाला जो गर्म रहता है उठता चला जाता है, उठता चला जाता है, एनर्जी ट्रांसफर करता चला जाता है ऊपर वाले को. एंड देन द एडवेक्शन व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड हॉरिजॉन्टली बाय द मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज द विंड. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं. तो अर्थ के बारे में बात करूं कि अर्थ को, अब अर्थ के केस में हीटिंग एंड कूलिंग में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो अर्थ को इन चारों ही तरीके से एनर्जी का अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात कर लें. अर्थ एब्जॉर्ब्स द शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड इट एमिट्स द लॉन्ग वेव रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन. पहली चीज, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देन द इंसोलेशन. कंडक्शन की बात कर लें, एक तरीका तो ये हो गया अर्थ के हीटिंग एंड कूलिंग का. Second mode is the conduction, that is the heat transfer by the molecular contact. It affects the lower atmosphere only. क्योंकि धरती का जो लैंड है ये हॉट हो गया इसके ऊपर जो एयर थी, लैंड हॉट है, एयर को बोलेगा भाई हम हॉट हैं, तुमको ठंडा नहीं रहने देंगे, तुम भी हॉट हो जाओ, बिकॉज यू आर इन टच विथ मी. इसको गर्म कर देगी. सो यू सी द फॉर्मेशन ऑफ द लाइक द फ्रंट्स का फॉर्मेशन है, जब वार्म एयर आपके सरफेस के कॉन्टैक्ट के चलते इट फॉर्म द वार्म फ्रंट्स एटसेट्रा. देन यू हैव द वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द राइजिंग वार्म एयर. कन्वेक्शन, इसका बहुत ज़्यादा रोल आएगा क्लाउड में. दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ट्रोपोस्फियर. देन यू हैव द एडवेक्शन, दैट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक लू विंड्स एंड वेदर चेंजेस इन द मिड लैटिट्यूड. तो जब विंड का ट्रैवल हो रहा है वर्टिकल, दैट इज कन्वेक्शन के चलते हो रहा है हीट ट्रांसफर. जब हो रहा है हॉरिजॉन्टल, दैट इज एडवेक्शन, तो एडवेक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, देन धरती का बही खाता, हीट बजट ऑफ द अर्थ. जो हमारी धरती है इट मेंटेन्स अ थर्मल बैलेंस. अब एक चीज सोच के देखना, ये हमारा सन है, ये हमारी धरती है, लगातार सन से हमें इंसोलेशन तो मिल ही रहा है. वी आर गेटिंग इंसोलेशन, वी आर गेटिंग इंसोलेशन, वी आर गेटिंग इंसोलेशन, वी आर गेटिंग इंसोलेशन. तो कायदे से जो हमारी धरती है वो तो हॉट हो जानी चाहिए भाई, लगातार एनर्जी मिल रही है धरती को, लगातार गर्मी पड़ रही है तो हॉट हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. तो इसका एक मतलब समझ में आ रहा है कि मेरे पास अगर लेट्स से कि धरती के पास 100 कैलोरी ऐड हो रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है कि 100 कैलोरी माइनस भी हो रही है. क्योंकि अगर 100 कैलोरी ऐड होती चली जाती तो मेरी धरती अल्टीमेटली गर्म हो जाती. प्रोग्रेसिवली धरती हीट अप नहीं होती चली जा रही है, तो उस केस में इसके पीछे द रीजन इज द हीट बजट ऑफ द अर्थ, विच इज जो हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इंसोलेशन है, इसके चलते जो धरती को एनर्जी मिल रही है, दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो धरती अपनी हीट लूज कर रही है. ये दोनों इक्वल होता है. सो धरती ज़्यादा गर्म नहीं हो रही, ज़्यादा ठंडी नहीं हो रही, इट इज मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर. सो अर्थ नीदर गेन्स नॉर लॉसेज हीट आफ्टर overall and hence is able to maintain its temperature. ठीक है, so this is the thing. थोड़ा सा समझ लेते हैं कि how this is functioning. अब एक चीज देखना, धरती से आई 100% एनर्जी, अब ये एनर्जी आई, इस एनर्जी का 35% धरती पहले ही रिफ्लेक्ट कर देती है, 35%. इसमें से 6% इज स्कैटर्ड टू द स्पेस, 27% क्लाउड सी बोलते हैं भैया चलो, 2% धरती बोलती है चलो. 65% आई, इस 65% में 14% जो है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड 51% इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ. तो अभी क्या है अपने पास, धरती के पास जो एक्सेस अवेलेबल है वो 51% है एंड जो एटमॉस्फेयर के पास है वो 14 अवेलेबल है. ठीक है, उसके बाद
धरती जो हमने एब्जॉर्व कर रखी है, जो हमारी जो हीट है उसको इट वापस रेडिएट बैक करना शुरू करती है। 23 रेडिएट करती है, इट इज़ रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, इसमें से 6 एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है एंड 17 इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन के चलते 9 धरती अपने पास रिफ्लेक्ट कर देती है एंड 19 इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो 19 + 9 कितना हो गया, दैट इज 28, 28 + 23 कितना हो गया, दैट इज 51। 51 एब्जॉर्व किया था धरती ने, 51 यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया एंड अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस। ठीक है, रेडिएटेड टू द स्पेस फ्रॉम द अर्थ, दैट इज 17 एंड रेडिएटेड टू द स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर, दैट इज 48। सो 17 + 48 कितना हुआ था, दैट इज 65। So this is the thing. So long wave radiation, ये चीज़ हो गई, मैंने आपको ये देखो ये बता दिया, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद ये हमारी धरती है। नाउ देयर इज द लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द नेट रेडिएशन बैलेंस ऑल्सो। जो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो हमारी सन रेज हैं वो हमें पता है कि दे आर मोर स्लैंटिंग एट द पोल्स एंड लेस स्लैंटिंग, और यू कैन से दे हैव द डायरेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इक्वेटर। और इस चीज़ के चलते इक्वेटेरियल रीजन्स इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में चूंकि सन का मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे देयर इज द एनर्जी सरप्लस, दिस वन, एंड उसके बियॉन्ड सन जा ही नहीं रहा है, सो देयर इज द एनर्जी डेफिसिट। और इसी चीज़ के चलते इस हीट को धरती पे बैलेंस करने के लिए देयर इज द सर्कुलेशन ऑफ विंड, जहाँ पे इक्वेटर से विंड चलना शुरू करती है पोल्स की तरफ। डेफिनेटली उसमें वेरिएशंस होते हैं, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, बट ओवरऑल अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इट सेट इन मोशन दी प्लैनेटरी विंड्स जो कि मूव करती हैं धरती पे। ठीक है, नो लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द नेट हीट बजट, 0 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में देयर इज द हीट सरप्लस, beyond 40 degree towards pole there is the heat deficit. Excess tropical heat is redistributed polewards by atmospheric circulation and ocean currents. ठीक है, now coming temperature, degree of hotness or coldness of a place is called the temperature. Heat is the quantity of energy that a place has, or an object has, place has, जो भी आप कह लीजिए, जो भी आपका मेजर करना चाह रहे हो। So what are the factors that are controlling the temperature distribution? पहली चीज है लैटिट्यूड। सो इंसुलेशन डेफिनेटली पोलवर्ड्स जो है, इंसुलेशन पोलवर्ड्स घट रहा है। अब जब पोलवर्ड साइड घट रहा है तो डेफिनेटली इंसुलेशन डिक्रीजेस पोलवर्ड्स, सो टेम्परेचर भी पोलवर्ड्स घटेगा। एल्टीट्यूड, अभी मैंने आपको लेयर वाइज बताया था कि हमारा ऊपर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, दैट इज द नॉर्मल लैप्स रेट। फॉर एवरी 165 मीटर जो हमारा टेम्परेचर घटता है दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द नॉर्मल लैप्स रेट। देन यू हैव द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, इट मॉडरेट्स द क्लाइमेट। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि जो उस वाटर है ये देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ऐसे केस में कोस्टल बॉडीज जो होती हैं वहाँ पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस रहेगा, तो उस केस में यू विल बी एक्सपीरियंसिंग दी मॉडरेट क्लाइमेट। सो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा। ओशियन करंट्स एंड एयर मासेज, सो वार्म एयर मासेज अगर हैं या वार्म करंट्स हैं तो उस जगह का टेम्परेचर हायर हो जाएगा। कोल्ड एयर मासेज है या फिर कोल्ड करंट्स हैं, ये कोल्ड होना चाहिए तो टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। देन वी हैव द प्रिवेलिंग विंड्स कैसी हैं, उसका स्पीड क्या है, इसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे आपकी जो भी प्लेस है उसका टेम्परेचर होगा। व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, अगर आप सन फेसिंग स्लोप है देन इट इज गोइंग टू बी वार्मर। देन डे क्लाउड साइकिल, अर्थ की रोटेशन के चलते भी डेफिनेटली डे होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नाइट होगी तो टेम्परेचर कम होगा। अर्बन हीट आइलैंड, ये तो क्लाइमेट वाली बात आ रही है कि हायर अर्बन टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस द मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट इट विल लीड टू मोर टेम्परेचर इन दी अर्बन रीजन्स। ठीक है,
Then water heat and cools slowly due to the high specific heat. Land sea temperature contrast is greater in the summer. Then you have the water heats and cools slowly due to high specific heat. तो land और sea temperature का जो contrast है ये summer में ज़्यादा होगा, क्योंकि let's say this is the land, this is the water, they are in touch. समर में लैंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका इतना ज़्यादा असर करेगा नहीं इस पर, आपको बताया है दिस आर द मैरीटाइम वाला जो कंडीशन होता है, तो ये मॉडरेट ही रहना है, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, सो आपको यहाँ पे कंट्रास्ट मिलेगा, ठीक है, इतना यहाँ के लिए फिलहाल काफ़ी है. देन वी हैव द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये से नहीं होगा यहाँ पे. So by horizontal distribution we mean the distribution of temperature across the latitude. Latitudes के corresponding क्या temperature का distribution है. And then we have the isotherms, the lines joining places of equal temperature. तो धरती पे जो latitudes होते हैं तो हम expect करते हैं कि हर जगह पे हमें same temperature मिलेगा. Although this does not happen, so we join the isotherms after जब जिस भी जगह का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसको हम सी लेवल पे लेके जाएंगे ताकि हमारे कॉमन बेस इफेक्ट रहे, एंड सी लेवल पे जाके देखेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए. उन लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे एंड देन उन लाइंस को जो हम ड्रॉ करते हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, दे आर कॉल्ड द आइसोथर्म. अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको आइसो वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाना दीज आर द लाइंस, पहली चीज़, विच आर ज्वाइनिंग समथिंग दैट हैज़ द सेम वैल्यू. अब ये आइसोथर्म है तो सेम टेम्परेचर वाली चीज़ों को ज्वाइन कर रहा होगा. आइसो बार है तो वो लाइंस जो कि उन प्लेसेस को ज्वाइन कर रही होंगी जिनका प्रेशर सेम होगा. आपने आइसो हेलाइन भी पढ़ रखा होगा, सॉल्ट, सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो हम ऐसे केस में आइसो हेलाइन आ जाता है. इस टाइप से आपको आइसो वाला वर्ड जब भी मिले तो सेम वाले कंडीशन आप समझ जाना. सो आइसोथर्म, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, दे हेल्प अस इन शोइंग द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ. आइसोथर्म्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, शिफ्टिंग कैसे होती है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखें, नदर्न हेमिस्फीयर में तो दे आर इरेगुलर एंड बट दे आर क्लोजली स्पेस्ड बिकॉज वी हैव द मोर लैंड, ठीक है. तो ज़्यादा लैंड है तो हमें जल्दी जल्दी टेम्परेचर चेंज करने को मिलता है, तो जब जल्दी जल्दी टेम्परेचर चेंज कर रहा होता है बिकॉज दैट इज़ द एक्सट्रीम कंडीशन, तो ऐसे केस में दे आर क्लोजली स्पेस्ड, ठीक. सदर्न हेमिस्फीयर में दे आर मोर रेगुलर क्योंकि हमारे पास ओशन वाला पोर्शन ज़्यादा है, एंड दे आर वाइडली स्पेस्ड, तो चूँकि यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं है तो वाइडली स्पेस्ड होती है, मतलब टेम्परेचर का जो चेंजेस है वो ग्रेजुअल है. क्लोज स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, आइसोथर्म हो चाहे आइसो बार हो, व्हेन आई एम शोइंग दैट देयर इज द क्लोज स्पेसिंग, इसका मतलब समझ लेना, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. व्हेन आई एम सेइंग दैट देयर इज द क्लोज स्पेसिंग, देन इसका मतलब है लेट्स से कि यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, क्लोजली स्पेस है, तो यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज क्लोजली स्पेस्ड. वाइड स्पेसिंग, सो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, वाइड स्पेसिंग, यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस है, वाइड स्प्रेडिंग 7 डिग्री सेल्सियस है. तो ऐसे केस में जब कम डिस्टेंस में ज़्यादा चेंज हो रहा है तो हम क्या करें, देयर इज द एब्रप्ट चेंज, सडन चेंजेज आ रहे हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज द ग्रेजुअल चेंज, यहाँ पे चेंज इज ग्रेजुअल, यहाँ पे चेंज इज सडन. तो क्लोज स्पेसिंग ये बता रहा है, सिंपल सा है, ठीक है. तो अभी ये याद नहीं करना पड़ेगा. सो देयर इज वाइडली स्पेस ड्यू टू मोर ओशंस, सो टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, एंड व्हेन दैट इज द क्लोज्ड स्पेस, सो टेम्परेचर जल्दी चेंज हो रहा है. अब ये आइसोथर्म एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, दीज आइसोथर्म्स दे बेंड ओवर लैंड एंड ओशन. तो अगर ये बेंड कर रहा है तो मेरे लिए कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है कि समर में कैसे बेंड कर रहा है, विंटर में कैसे बेंड कर रहा है, समर में कैसे बेंड कर रहा है, विंटर में कैसे बेंड कर रहा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे बेंड कर रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे बेंड कर रहा है. एक तो ये टेबल है सिंपल, अगर ना कुछ समझ में आए तो इससे हम याद कर लेंगे, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, स्ट्रेट आ जाएंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे. एक तरीका है कि आप इसको मिनोमिक से याद कर सकते हो, SLWP, that is summer land polewards, ठीक है. दैट इज समर में आइसोथर्म विल बेंड पोलवर्ड्स. अगर मुझे इतना याद हो गया
तो इसके आगे की सारी कंडीशन में निकाल लूँगा। सीधी सी बात है कि अगर मैं समर में पोलवर्ड्स एक्सटेंड कर रहा हूँ ओवर द लैंड, तो ओशन में कैसे जाऊँगा, बैंड इक्वेटर वर्ड्स। यहाँ पे पोलवर्ड जा रहे होंगे तो यहाँ पे इक्वेटर वर्ड जा रहे होंगे, अपोजिट कंडीशन। ठीक है, विंटर में अगर मैं समर में पोलवर्ड्स था तो विंटर में मेरी कंडीशन अपोजिट हो जाएगी, तो मैं बेंड करूंगा इक्वेटर वर्ड। मैं ओशन में बेंड कर रहा था इक्वेटर वर्ड, तो मैं बेंड कर जाऊंगा पोल वर्ड। सिर्फ एक ही याद रख के मैं बाकी सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम चीज़ है। समर वाली कंडीशन को मैं कंपेयर कर लूँ, यहाँ पे मैं पोल वर्ड एक्सटेंड कर रहा था तो यहाँ पे भी मैं पोल वर्ड एक्सटेंड करूंगा, लेकिन दिस टाइम दिस विल बी द साउथ वर्ड्स, क्योंकि सन साउथ में होगा। ठीक है, तो वी अगेन बेंड इक्वेटर वर्ड नॉर्थवर्ड, बेंड इक्वेटर वर्ड नॉर्थवर्ड, बेंड पोलवर्ड साउथवर्ड। और इसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन ये है कि भाई लैंड जो है आपका वो फास्ट हीट करता है, सी आपकी जो है वो हीट स्लो करती है, एंड दैट इज वाई आइसोथर्म गो वेयर द हीट विल गो। लैंड हीट फास्ट, सी हीट स्लो, आइसोथर्म्स गो वेयर हीट विल गो। अब इसको हम थोड़ा सा मैप पे भी देख लेते हैं। समर सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब एक चीज़ समझना इस चीज़ को, लाइक लेट्स से कि दिस इज योर इक्वेटर। एक चीज़ और देख लेना, जो आपका थर्मल इक्वेटर है, क्योंकि सन इधर साइड मूव कर रहा होगा, तो जो थर्मल इक्वेटर है ना, पहली चीज़ तो वो भी सेम एज द इक्वेटर नहीं होगा, वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो इक्वेटोरियल जो थर्मल इक्वेटर है उसकी प्लेस फिक्स नहीं होती, पहली चीज़ तो ये है। अब एक चीज़ सोच के देखना कि लेट्स से दिस इज द समर सीजन, 30 डिग्री मेरा लैंड पे यहाँ पे है, तो 30 डिग्री मुझे ओशन में कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा या ऊपर मिलेगा, मुझे मिलेगा नीचे, क्योंकि इसकी टेम्परेचर धीमे धीमे चेंज हो रहा है। अभी सन इधर से इधर आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री, अभी इसने भी ठंडा होते तो टाइम लगेगा, तो 30 डिग्री मुझे यहाँ मिला, लेकिन ये जल्दी गर्म हो गया। तो दैट इज वाई दिस बेंडिंग इज पोलवर्ड्स ओवर द लैंड एंड दिस बेंडिंग इज इक्वेटर वर्ड्स ओवर द ओशियन रीजन। और इक्वेटर वर्ड्स बोलेंगे तो मैं साउथ वर्ड बोल दूंगा, नॉर्थ वर्ड बोल दूंगा, सिंपल सी चीज़ है। देन वी हैव थर्मल एंड द टेम्परेचर एनोमली। ठीक है, अब देखो किसी जगह का जो टेम्परेचर है उसका अगर हम मीन टेम्परेचर निकालें और उसके लैटिट्यूड पे जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है उसका मीन टेम्परेचर निकालें और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लें, तो मुझे थर्मल एनोमली मिल जाएगा। मतलब मेरे को अगर लैटिट्यूड लेट से इक्वेटर है और ये बोला है कि यार यहाँ पे टेम्परेचर तो 5 डिग्री होना चाहिए, उस जगह का टेम्परेचर मुझे मिल रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं बोलूँगा देयर इज द पॉजिटिव एनोमली, मतलब कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस लैटिट्यूड। और अगर वहाँ पे 5 डिग्री की जगह मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा इट हैज़ द नेगेटिव एनोमली। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इट इज एक्सप्रेस एज डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। सबसे ज़्यादा एनोमली मिलेगी मुझे को नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में स्मॉलेस्ट मिलेगी, रीजन वही है, लैंड ज़्यादा है वहाँ पे, तो एक्सट्रीम कंडीशंस हमें ज़्यादा मिलती हैं। Anomaly is negative when the temperature at a place is less than expected temperature of the latitude or vice versa, जो मैंने अभी आपको बताया। For the year as a whole, the anomalies are negative over the continents from about 40 degree latitude towards the pole and positive towards the equator. On the ocean, anomaly are positive polewards from about 40 degree latitude and negative towards the equator. So positive anomaly like Sahara Desert में आपको positive anomaly मिलेगी, मतलब latitude के average temperature से इसका temperature ऊपर है, और नेगेटिव एनोमली माउंट एवरेस्ट में मिलेगा, मतलब लैटिट्यूड के एवरेज टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो ये भी है, और उसके अलावा ये जरूर याद कर लेना कि ऑन द ईयर एज ए होल जो एनोमलीज हैं दे आर नेगेटिव ओवर द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम अबाउट 40 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड्स द पोल। क्यों है ऐसा, क्योंकि देयर इज द एनर्जी डेफिसिट, अभी दिखाया था आपको, तो एनर्जी डेफिसिट रीजन में आपको नेगेटिव एनोमली मिलेगी, and this is positive towards the equator because there is the energy surplus। तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा सीधा सा। ओशन में एनोमलीज आर पॉजिटिव पोलवर्ड्स फ्रॉम अबाउट 40 डिग्री लैटिट्यूड एंड नेगेटिव टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द टेम्परेचर इन्वर्जन। व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन? टेम्परेचर इन्वर्जन का बेसिक मतलब ये होता है, ऐसे समझ लो, पहले इन्वर्ट कर रहे हैं हम चीज़ों को। हमने अभी तक बात की इन जनरल कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे धरती पे टेम्परेचर गिरना शुरू होगा, यही थी, दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट।
1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर कम होगा। वॉट इफ मैं ऊपर जा रहा हूं और टेम्परेचर बढ़ रहा है? सो इन दैट केस वी से दैट देयर इज द टेम्परेचर इन्वर्जन, एक्सपेक्टेड बिहेवियर से डेविएशन, और ये हमें धरती पे मिलता है। यही है टेम्परेचर इन्वर्जन। सो टेम्परेचर इन्वर्जन इज द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट वेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, एंड ये ट्रोपोस्फेयर में ही होता है वेयर कोल्ड एयर इज ट्रैप्ड नियर द सरफेस अंडर वार्मर एयर। ठीक है, तो नीचे कोल्ड है, कोल्ड एयर है, ऊपर है आपकी वार्म एयर। ठीक है, और कायदे से ऊपर टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो ऊपर कोल्ड एयर होना चाहिए था, नीचे गर्मी होनी चाहिए थी। सो हियर इज द रिवर्सल इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। इसकी आइडियल कंडीशंस क्या है? पहली चीज, देयर इज द लॉन्ग विंटर नाइट्स एंड देयर इज द क्लियर क्लाउडलेस स्काई। क्लाउडलेस स्काई होगा तो जो अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो क्रॉस कर जाएगी धरती बहुत ईजिली। जब वो क्रॉस कर जाएगी, उसे रोकने के लिए कोई नहीं है, तो धरती बहुत जल्दी कूल हो जाती है। तो धरती कूल होगी तो उससे जो एयर है जो कॉन्टैक्ट में, वो भी कूल हो जाती है। सो कोल्ड एयर नीचे हो गई, ऊपर वार्म एयर हो गई। देयर इज काम और स्टिल एयर। तो भाई अगर मिक्सिंग नहीं होगी तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से हो नहीं पाएगा। सो वार्म एयर विल बी रिसाइडिंग ओवर द कोल्ड एयर, there will be dry air near the surface, and the polar regions they experience inversion almost all the year round. Region is same जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, so what are its effect or the consequences? पहली चीज, हमें एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है बिकॉज दिस रेस्ट्रिक्ट्स द वर्टिकल एयर मूवमेंट। अब देखो, नॉर्मली एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, सो वार्म एयर नियर द सरफेस कैन राइज। नॉर्मली ये होता है कि नीचे आपकी वार्म एयर है, ये ऊपर जाएगी तो ये फैल जाएगी, तो ये कंडेंस हो जाएगी, ये होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द टेम्परेचर इन्वर्जन कोल्ड डेंस एयर लाइज बिलो द वार्म एयर। अब ऊपर ऑलरेडी वार्म है, नीचे आपकी कोल्ड एयर है, क्रिएटिंग ए स्टेबल लेयरिंग। अब ये लेयर बनी हुई है, तो जब ग्राउंड के पास से कोई एयर राइज करने की कोशिश करती है, वार्म एयर, तो ये आएगी, इससे कांटेक्ट में आएगी, ठंडी होगी, वो वापस ये बैठ जाएगी। सो एयर नियर द ग्राउंड ट्राइज टू राइज, इट बिकम्स कूलर एंड डेंसर देन द एयर अबव, सो इट सिंक्स बैक, सो इट लीड्स टू एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द वर्टिकल एयर मूवमेंट। सेकेंड थिंग, फॉग एंड स्मॉग फॉर्मेशन। सो पॉल्यूटेंट्स गेट ट्रैप्ड नियर द सरफेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मिक्सिंग होगा, हो नहीं पा रही, ऊपर तक जा नहीं पा रही, बारिश होगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है दे विल बी द पॉल्यूटेंट्स जो कि ट्रैप कर जाएंगे नियर द सरफेस। विजिबिलिटी पुअर होगी, ठीक है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज। फ्रॉस्ट डैमेज इन टू क्रॉप्स। अब टेम्परेचर इन्वर्जन के चलते दे विल बी द फ्रॉस्ट डैमेज टू क्रॉप्स इन द प्लेन्स, एंड ड्राई कंडीशंस विल बी देयर ड्यू टू सप्रेस्ड कन्वेक्शन एंड द रेनफॉल्स। उसके बाद देर आर 3 टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन्स विच इज इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट लेग ऑफ दिस लेक्चर। एक एक करके देख लेते हैं। सरफेस इन्वर्जन की बात कर लेते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है? ये वार्म एयर है, ये ऊपर करेगी, दैट इज गोइंग टू एक्सपेंड, हमें फिर कूलर एयर मिलेगी, फिर कोल्ड एयर मिलेगी, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब ये ऊपर जाती है, क्लाउड भी बनाती है, तो ये बारिश भी कराती है। टेम्परेचर इन्वर्जन के दौरान मेरे को क्या मिल रहा है कि अब मेरे पास है कोल्ड एयर बीच में, उसके ऊपर है एक वार्म लेयर, फिर है हमारी कोल्ड लेयर। अब यहाँ से कोई वार्म एयर उठना चाहेगी, जैसे ही चाहेगी ये इसके टच में आएगी, ये कोल्ड हो जाएगी, तो ये वापस सबसाइड कर जाएगी, एंड ड्यू टू दिस स्मॉग वगैरह का भी फॉर्मेशन होता है। सो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रैपिड कूलिंग ऑफ द ग्राउंड एट नाइट। ग्राउंड जो है आपका, जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत जल्दी कूल हो गया। सो हीट लॉस इज ड्यू टू द रेडिएशन एंड कंडक्शन, सो इट लीड्स टू फॉग। अगर एयर टेम्परेचर दिस इज फॉलिंग बिलो द ड्यू पॉइंट, एंड दिस इज कॉमन इन हाई लैटिट्यूड एंड कोल्ड विंटर नाइट्स। एक चीज़ तो ये हो गया। देन वी हैव द माउंटेन एंड वैली इन्वर्जन। माउंटेन एंड वैली रीजन में भी इन्वर्जन होता है। सो इट अकर्स इन हिली एंड द mountainous regions. So cold air flows down slope and accumulates in the valley, तो air drainage होता है। So आपकी वैली है, कोल्ड एयर है यहाँ पे, ये फ्लो करके आ जाती है नीचे, ऊपर वार्म हो गया, नीचे कोल्ड है। अब यहाँ से कुछ वार्म एयर अगर राइज भी करना चाहिए तो इसे कोल्ड करके वापस गिरा देगी, दैट इज व्हाट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन। और इसी रीजन के चलते अगर आप देखेंगे वैलीज में लोग ऊपर घर बनाते हैं, नीचे घर नहीं बनाते हैं।
क्योंकि नीचे वैली एयर आएगी, यहाँ पे जब इन्वर्जन होगा तो बहुत ठंडा टेम्परेचर हो जाएगा. So warm air remains above. It protects the crops from the frost. This is the reason why hotels at the holiday resorts in the Himalaya are built on the upper slopes. Then we have the frontal inversion. So we have the cold air mass which undercuts the warm air mass. ठीक है? Cold air mass and then there is the warm air mass. ये इसको अंडरकट करता है. तो अब इस एरिया में देखो क्या हो रहा है, नीचे कोल्ड है, ऊपर वार्म है. सो वार्म एयर इज फोर्स टू राइज, तो वार्म एयर ऊपर आ जाएगी. दिस इज टेम्पोररी एंड अनस्टेबल, दिस अपीयर्स विद द वेदर चेंज. बाद में जब हम फ्रंट शॉक की बात करेंगे तो हम इसके बारे में फ्रंटोजेनेसिस की बात करेंगे. बेसिकली यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है फ्रंटोजेनेसिस, तो हम फ्रंटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे. वहाँ पे मैं टेम्परेचर इन्वर्जन को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जब हम फ्रंट्स डिस्कस करेंगे तो हमें साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स भी डिस्कस करना होगा उसी टाइम पे. सो दैट वाज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. हमने देखा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने देखा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने देखा एटमॉस्फेयर के लेयर्स, हमने देखा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, हमने देखा कि कैसे कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह होते हैं एटसेट्रा. ये था इस लेक्चर के बारे में. इस लेक्चर में इससे ज़्यादा कंटेंट की रिक्वायरमेंट है नहीं. टेम्परेचर के लिए अगर आपको इतनी नॉलेज है तो दैट इज़ मोर देन एनफ, एंड this is more than enough for UPSC or any of the competitive examination that is happening in India for this topic at least. ये टॉपिक अगर उसका सिलेबस है, इतना टॉपिक उसमें काफ़ी है. इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा दैट विल बी अपॉन दी प्रेशर सिस्टम्स. प्रेशर सिस्टम्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम विंड के फ्लो की बात करेंगे, हम डिफरेंट प्लानिटरी विंड्स की बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एटसेट्रा उससे कैसे वेरी करती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑन मेकिंग द नोट्स. ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए. इनफैक्ट आपको मेंस में भी कभी सीधा कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप इन नोट्स का भी यूज करके आराम से एक अच्छा मेंस का आंसर 150 वर्ड्स का 250 वर्ड्स का लिख सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.